पहले हमारा जन्नत है, उसके बाद उनको हमारा जन्नत देखना है यहाँ पे। उन्होंने इस तरह का माहौल 3 साल में हमें दिया है कि आज हम खुली फिजा में हैं। But mainly what has been seen, unemployed youth are the main victims. इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हमें जो है सस्टेनेबल टूरिज्म करना चाहिए। दागे सुजूद पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, दागे सुजूद पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, कोई ऐसा भी सजदा ज़मीन पे लगा जो निशान बना दे। नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूँ प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। पिछले एपिसोड को वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें रोकना पड़ा था, तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मसलों मसाइल हैं इनके। तो जैसे हम देखते हैं कि कहा जाता है अगर किसी कौम को ख़त्म करना है तो वहाँ का टारगेट बनाया जाता है यूथ। वैसा ही हमारे कश्मीर में देखा जा रहा है कि हमारा जो यूथ है वो आजकल ड्रग्स की ओर खींचे जा रहा है। क्या वजूहात है इसके? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो है 6 लाख से ज़ायद हमारे नौजवान जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। काफ़ी अफसोस की बात है और मैं समझता हूँ काफ़ी खुशी की बात है कि आज रूबरू हमारी बात जो है हमारे जो नौजवान हमारे आगे बैठे हैं इनसे हो रही है। ये काफ़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ इस पर हमारी जिम्मेदारियाँ आयद बनती है। समाज के जो अच्छे लोग हैं उन पर जिम्मेदारियाँ आयद बनती है। और जहाँ तक तालीम की बात है, कई अफराद ने तालीम की बात की, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तालीम का मकसद नौकरी का हासिल हो उस माशरे में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, कौमी रहनुमा नहीं। और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इनमें एक कौमी रहनुमा है, इनमें यहाँ पे एक सादिया तारीख है, इनमें एक तजमुल इस्लाम है, इसमें यहाँ पे जितने भी हमारे परवेज़ रसूल हैं। तो आप सभी में एक लीडर हैं, आप सभी में एक यहाँ का एक नौजवान रहनुमा है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि जो वजूहात हैं, मैं समझता हूँ कई हद तक वालिदैन अपने बच्चों की बात नहीं समझते हैं, जिससे बच्चे हमारे जो हैं दूसरे रास्ते में वो इख्तियार कर लेते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उनकी जो उनका उठना बैठना जो होता है वो कई हद तक सही लोगों के साथ नहीं होता है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है इंतज़ामिया कमेटीज़, मस्जिद कमेटीज़, मोहल्ला कमेटीज़, समाज के हर एक अफराद को इस पर जो है एक नुमाया रोल अदा करना चाहिए, ताकि हमारा ये जो बिदत है, मंशियात का रुझान जो है कम हो जाए। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि पेरेंटिंग रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीबडी। वंस यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद एनीबडी, आप समझ लेना आपके फ्यूचर में आपका बच्चा कम्प्लीटली ड्रग में इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ड्रग्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, इसका ताल्लुक एजुकेशन के साथ है, ठीक है। ये घर से एजुकेशन स्टार्ट होती है। एजुकेशन का मतलब ये है आप अपने बच्चे को बोलिए आपका फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी क्या रहेगा। दिस इज़ द मेन मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फाइन, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं मतलब इस एजुकेशन की वजह से ही मतलब ड्रग्स में भी यूथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि 8, 9, 10 जो कि अभी 10th से स्टूडेंट्स निकले, 12th से स्टूडेंट्स निकले, इनको अब डिमांड करते हैं पेरेंट्स। वंस दे डिमांड द स्टूडेंट्स कि आप भाई वो स्ट्रीम लीजिए, ये स्ट्रीम लीजिए, आगे जाके वो उस स्ट्रीम में कुछ कर नहीं पाता है, फिर अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाता है और जिसकी वजह से वो ड्रग में मुलवस हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी ग्रेव पॉइंट। मैं इस चीज़ को फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को डिमांड करते हो, आप उनसे डिमांड करते हो आप ऐसा बनो, वो बेचारा उसकी कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कंपेयर ना करें। ड्रग्स की बात करें तो हम पिछले 3 साल से लगातार ड्रग्स पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सरकार के साथ भी और गैर सरकारी इदारों के साथ भी। देखा जाए तो श्रीनगर में हर दिन 150 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो परसेंटेज है वो 95% है। हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो रही है, हमारी यूथ इन्वॉल्व हो रही है, कोई लिमिट नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एज पेरेंट, हमें अपने बच्चे पे चेक रखना चाहिए। पहले हमसे शुरू होता है, फिर स्कूल्स में जाता है। तो पेरेंट की ड्यूटी ये है कि अगर बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है वो क्या देख रहा है, अगर बच्चे के पास मोबाइल है वो किससे बात कर रहा है, अगर बच्चा दोस्तों से मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है। और स्कूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर देखा जाए तो हर स्कूल में ड्रग किट आता है, बहुत छोटा है, 100 रुपये का आता है। हर स्कूल में टेस्टिंग की जा सकती है हर 6 महीने के बाद, भले ही पेरेंट्स से बच्चे पैसा चार्ज किया जाए, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आज की डेट में अगर ये लागू हो जाए तो ड्रग कंट्रोल डेफिनेटली होगा। ड्रग्स की बात यही है कि उसमें जितनी हमारी सोसाइटी आजकल अवेयर है ना ड्रग्स के बारे में, देखिए मस्जिदों में बात हो रही है, स्कूलों में बात हो रही है, सिंपोजियम्स में, हर एक जगह इस पे बात हो रही है। और पुलिस ने पिछले साल से जो काम, पिछले 27 PSC लगे हैं पिछले साल, इस साल भी आप अगर देखेंगे न्यूज़ पोर्टल्स को, रोज़ाना आपको लगेगा कि ये एक फ्लैश पॉइंट बन गया है कि गवर्नमेंट इस पे काफ़ी कुछ काम कर रही है। जब बच्चा स्टार्टिंग से ही बच्चे को फीड किया जाता है ब्रेन में कि बच्चा आपको ऑफिसर ही बनना है, कोई इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, उसको पेरेंट्स पहले से ही, जो ही वो फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही उसको बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको यही बनना है, वो अपने गोल्स की तरफ नहीं जा पाता है। फिर जब वो उनकी जो पेरेंट्स की उसकी ख्वाहिशें होती है वो पूरा करना जो वो पूरा जब करने की कोशिश करता है तो वो फेलियर फेस करता है, वो एग्ज़ाम्स में फेस होता है। और फिर मेनली जब वो एग्ज़ाम्स में ये फेल होता है तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं, उसको टीज़ वगैरह करते हैं, पेरेंट्स भी, इवन टीचर्स भी, और ज़्यादा जो रिलेटिव्स होते हैं तो वो उसको बहुत कुछ सुनाते हैं। फिर वो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो ऑलरेडी कुछ फ्रेंड सर्कल में ऑलरेडी फ्रेंड्स होते हैं जो ड्रग्स की तरफ गए हुए होते हैं। फिर वो उसको बोलते हैं तू टेंशन मत ले, ऐसे ही वो फिर उसको ड्रग्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी हमें देखना है हम किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठना बैठना किन के साथ है हमारा, तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और हमें स्कूल्स में कुछ ये सुबह जब मॉर्निंग में असेंबलीज़ वगैरह होती है तो कम से कम 5 मिनट्स के लिए हमें अवेयरनेस देनी चाहिए ड्रग्स के लिए। So my question is, yesterday I was just scrolling down the Facebook and I got information that जो drug abusers है उनके वो डेली यूसेज में 33,000 syringe डेली बेस पे यूज़ करते हैं। My question to all of you is that where they get it, वो कहाँ से आ रहे हैं, एंड हैड गवर्नमेंट टेक एनी इनिशिएटिव टुवर्ड्स इट, सिरिंजेस के लिए वजह होनी चाहिए लेने की। इनका एक बहुत ही मासूम सा सवाल था, क्योंकि अ वेरी टेंडर एज, जिस एज में इन्होंने ये चीज़ नोटिस की है कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड हैज़ गवर्नमेंट टेकन एनी इनिशिएटिव अबाउट दिस। आई विल आंसर बेटा कि आज से कुछ महीने पहले हमारे ऑनरेबल LG साहब ने एक अनाउंसमेंट किया था कि श्रीनगर के एवरी वार्ड में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रहेगा, जहाँ पे एक प्रॉपर टीम रहेगी जो आपके एरिया को केटर करेगी। सबा जी ने भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि अगर ड्रग टेस्टिंग किट्स को हर स्कूल में रखा जाए। देखिए जो हमारे बच्चे हैं जिनकी जानें जा रही हैं, जो फैमिलीज़ हैं जो इफ़ेक्ट हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारे बीच इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनका मुस्तकबिल दाव पे लगा है इन सब चीज़ों की वजह से। अगर हमारी इतनी पावरफुल सरकार, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग, हमारी इतनी क्या कहते हैं इसको, कॉम्पिटेंट सरकार है हमारे पास, तो उनके लिए तो ये एक बहुत ईजी टास्क होना चाहिए, बहुत स्मॉल टास्क होना चाहिए टू प्रोवाइड ड्रग टेस्टिंग किट्स। 100 रुपये का एक आता है। अगर सारे स्कूल्स को ये प्रोवाइड कराया जाए, जैसे 3,200 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए लगाए गए, वैसे 1,000 करोड़ रुपए ही सही हमारे जवानों की ज़िंदगी बचाने के लिए तो लगा सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि हमारे पास ड्रग एडिक्शन सेंटर होने चाहिए, आई थिंक दैट इज़ नॉट नीडेड इफ़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले प्रिवेंशन करें हमें ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं करूँगा गवर्नमेंट को या किसी भी एजेंसी को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्लेम ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, हमें पेरेंटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वी डोंट नो हाउ टू पेरेंट। मैं यहाँ पर अपनी लैंग्वेज स्विच करूँगा, ठीक है ना। कैसे पीछे वनान बच्चे करें पीर सुन इज्जत चूर से नज़र। आपने हमेशा इसको चोर की नज़र देखना है जब तक कि 18 ना पहुँचे, लेकिन सामने इतनी इज्जत करनी है कि लगे इससे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो बच्चे को 3 फेज़ में पालना चाहिए 18 तक। पहले 6 होते हैं, कॉल्ड ग्रूमिंग। आपको ये समझना है कि बच्चा ही मेरा बाप है, क्योंकि ये बचपना है, लेट हिम लिव। उसको डिप्रेशन से वो दूर जाएगा उस तरह से। फिर 6 से 12 दैट्स कॉल्ड, वहाँ पर आदतें बनती हैं। वहाँ पर आपने उसको यही दिखाना कि मैं आपका बाप हूँ। यू गिव सम, स्टॉप पैम्परिंग एट ऑल। आई नो मैं पैम्परिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बट उस एज में आप 6 साल पैम्परिंग ना करें ताकि इसकी आदतें बन जाएँ, और इस पर क्लोज वॉच रखें। फिर बच्चा आता है 12, 13 से, 13 के बाद 18 तक आएगा बच्चा। 18 तक उनको फ्रेंड बनाओ, क्योंकि 12 साल के बाद हार्मोनल चेंज होती है बॉडी में। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनने लगते हैं। एंड मूड स्विंग इज इंपॉर्टेंट दैट टाइम यू कांट हैंडल अ स्टिक। आप छड़ी नहीं उठा सकते, आप बच्चों को पैम्परिंग भी नहीं कर सकते।
आपने बात करनी है उससे, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू सीज इमोशनल हेल्थ। आपने इमोशनल हेल्थ की कम्युनिकेशन गैप मिनिमाइज़ करनी है ताकि बच्चा आपसे बहुत अच्छे से बात करे। उसी वक्त जब भी आपका बच्चा घर आता है, चोरी चोरी उनके बैग चेक करिए, उनको पता भी नहीं लगना चाहिए। चोरी चोरी उनके पॉकेट चेक करिए। आपको डाउटफुल होना चाहिए तो उनके फ्रेंड्स से बात करें, देखिए वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। एक कहावत है, द एफिशिएंसी ऑफ अ किंग इज़ नोन बाय द पीपल सराउंड हिम। लगेगी आग आएंगे घर कहीं जद में, लगेगी आग आएंगे घर कहीं जद में, वहाँ खाली हकाक साहब का मकान खाली है। हम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है कि बाथरूम कैसे जाना है, बाथरूम से बाहर आपको कैसे आना है। और यहाँ पे सबू ने बोला चाहे ड्रग डिटेक्शन सेंटर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे यही बोलना होगा कि वी विल बी आस्क्ड टुमारो बाय अलमाइटी अल्लाह कि व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। एज़ पर रिपोर्ट 10 लाख यूथ जो हैं वो आज इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में। ये वही 10 लाख हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं वो कितने होंगे। यहाँ पे एक मुहिम चली नशा मुक्त अभियान, और मैंने यहाँ से उसके अपोजिट में जो मुहिम चलाई, कैंपेन चलाई कश्मीर में, नशा मुक्त घर। पहले अपने घर को नज़र मारो, हमारे घरों में ड्रग्स है। आज मेरे भाई के पास है, आज मेरी बहन के पास है, हमारे घर में ड्रग्स है। अब इसको कैसे हम केयर करेंगे, कैसे हम इसको ये करेंगे स्टॉप। लेकिन यहाँ से नुस्खा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब यहाँ पे हम नहीं बताएंगे तो फिर कहाँ बताएंगे। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला सिलमन कता का। ये जो ड्रग वाला है नए किसी से बात करेगा, नए किसी से मिलेगा, नए घर में रहेगा, ये रहेगा अंधेरे में, ये रहेगा दीवार में, ये रहेगा मकान के पीछे से, ये रहेगा टेंट के साए में, ये रहेगा छाए में, ये रहेगा बैकयार्ड्स में। ये किसी से बात नहीं करेगा। इसको 5 मिनट का वही लज्जत चाहिए, इसको वो दोस्त चाहिए जो इसको लज्जत देगा। लेकिन यहाँ से नुस्खा आ गया है कि सिलमन कता का, जो आपसे कट कर चले आप उससे मिलकर चलो। यहीं पे है हमारे लिए इम्तिहान, यही है हमारे लिए इम्तिहान घड़ी। और हम यहाँ पे 100 लोग हैं, क्यों ना हम आज यहाँ पे प्लस लेंगे, क्या हम अपनी लेवल पे काउंसलिंग करेंगे। देखिए जिस तरह का डेटा यहाँ पे आ रहा है ड्रग्स के रिलेटेड, उस हिसाब से मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पे ड्रग्स के रिलेटेड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए, सो दैट मेजर्स आर टेकन टू कर्ब इट। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बड़े मुदल्लल तरीके से स्टार्ट में ही बताया कि ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट कैसे होता है, ये बढ़ता कैसे है, और इसकी ड्रग अब्यूज़ में मुलव्वस होने की वजूहात क्या हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन अगर हम बदकिस्मती की बात देखें, हम सब बोलते हैं, हम सब हाहाकार मचाए हुए हैं कि हमारे समाज में इस वक्त ड्रग्स का बड़ा ज़बरदस्त अब्यूज़ हो रहा है, मुनशियात का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम सब लोग इस चीज़ को ज़रूर कबूल करेंगे कि अगर कोई बच्चा ड्रग्स की वजह से, मुनशियात में मुलव्वस होने की वजह से गुज़र जाता है, उसके पेरेंट्स, उसका मोहल्ला, उसके रिश्तेदार कभी भी ये चीज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ये कहने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ड्रग अब्यूज़ में मुलव्वस होने की वजह से गुज़र गया। ये एक हार्श रियलिटी है। हम लोगों को शायद ये वक्त आ चुका है दैट वी शुड एक्सेप्ट दिस इज़ ए menace which is killing our present generation, which is going to kill our future generation, which is going to kill our economic positions. So therefore, let's accept this is a menace, and whosoever is involved in this, first try to get him out of this, or in case he is consumed by this menace, let's say to the world that yes, he was consumed by this menace by being involved in this, so that we could stop somebody getting involved in this menace of drugs, so that we could save lives. तो हमें शायद कबूल करना चाहिए कि जहाँ पे भी मौत हो जाती है ड्रग्स की वजह से, पेरेंट्स को कहना चाहिए, रिश्तेदारों को कहना चाहिए, मोहल्ले के लोगों को कबूल करना चाहिए कि इसकी मौत जो है ड्रग्स की वजह से हुई है, जिससे शायद ये असर निकल जाए कि हम लोग आने वाली नस्लों को, आने वाले लोगों को, या इसमें जो इन्वॉल्व ज़िंदा लोग हैं उनको बचा पाए। आज हम अपने अखबारों की सुर्खियों में उड़ता कश्मीर लिखते हैं। क्यों? 67,000 ड्रग अब्यूज़र्स हमारे यहाँ हैं, 33,000 सिरिंज डेली यूज़ होते हैं, 150 केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं, जिसमें 80 केसेस जो हैं वो रिलैप्स होते हैं, 70 केसेस फॉलोअप के होते हैं। हमने कभी देखा है अगर ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है,
क्यों? बिकॉज वी डोंट नो वेयर आवर चिल्ड्रन आर हेडिंग। हम जजमेंटल हो गए हैं। क्यों जजमेंटल हो गए हैं? क्योंकि हमने एक चीज़ सही है, एक मोमेंट पे एक डिसीजन लेना, फिर चाहे उस डिसीजन की वजह से हमारी सोसाइटी ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। आई एम ऑल्सो ए मदर, आई एम ऑल्सो ए सिंगल पेरेंट। मेरा पहला फोकस होता है व्हाट माई चाइल्ड नीड्स रादर देन व्हाट आई नीड फ्रॉम हिम, क्योंकि उस चीज़ से दो चीज़ें होंगी। एक, मेरा बच्चा वही करेगा जो उसको पसंद है, बिकॉज एट द एंड उसको एक बेटर काउंसल मिलेगा, बिकॉज मुझे पता चलेगी मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, और वो चीज़ वो महसूस नहीं करेगा कि मुझ पे थोपी जा रही है। जब वो खुल के सामने आएगा, मुझसे डिस्कस करेगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि उसको वो चीज़ सोसाइटी कल को सिखाए। व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, मेरे फादर ने मुझे पहली चीज़ यही सिखाई कि बेटा लेट मी टीच यू रादर देन द सोसाइटी टीच यू द वर्स्ट। जहाँ तक ये ड्रग का ताल्लुक है, ये सिगरेट से शुरू होकर इंजेक्शन तक जो ये एक लंबा सफ़र होता है, और ड्रग एडिक्ट जो होता है उसके लिए। तो अब ज़रूरत ये कहाँ से आया है, यहाँ कश्मीर में इसकी सूरत हाल क्या है? अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसमें जो इन्वॉल्व है, जो उसको रोक सकते हैं, वो है पहले वालिदैन, पेरेंट्स, जैसा कि आपने जाना है, उस पर बात हुई है। उसके बाद असातिज़ा, हम असातिज़ा पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है आयद होती है कि हम किताबों के अलावा, मार्क्स के अलावा, एग्ज़ाम्स के अलावा बच्चे की ये चीज़ भी, बच्चे को ये चीज़ भी एजुकेट करें कि ये चीज़ें जो है गलत हैं। मॉरल एजुकेशन की तरफ हम ध्यान दें। उसके बाद जो है सोसाइटी में, जो सोसाइटी के जो लीडरान होते हैं, खासकर मौलवी हजरात हमारे जो हैं, वो मस्जिदों में या ये अवाम के सामने वो मसलकी जो बहस वो अक्सर खड़ा करते हैं, उसको छोड़ के वो इन चीज़ों की तरफ, समाज में क्या हो रहा है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। लास्ट में ये है कि कानून उसको रोक सकता है। कानून में क्या है कि अगर वही करेंगे ज़्यादा कोशिश कि वो उसको रोकने की कोशिश, या हमारे यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि अभी तक जितने केस हुई है वो कानून के शिकंजे में कैसे कसे गए हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि रिसेंटली जो खानियार में हुआ है, तो वहाँ फिर वो ब्लेम करते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है, या ये जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन वो पुलिस इस ज़िम्मन में क्या कर सकती है? पुलिस कितने ड्रग एडिक्ट लोगों को थाने में रख सकती है? इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमें कायम करने हैं, गवर्नमेंट को करने हैं, या NGOs भी इसमें बहुत कुछ अपना योगदान अदा कर सकती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो यहाँ पे दीदवर की बात तो हर एक ने की, बट नरगिस की बात किसी ने नहीं की। अगर हम नरगिस को लेके एज ए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो क्या कुछ इस वक्त भी हमारे समाज में उस औरत के लिए होता है? क्या मैं जान सकता हूँ? हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारे अशआर लिखे गए हैं औरतों को लेके, इस सिन्फ़ नाजुक को लेके। एक जगह कहा जाता है कि मकालमाते फ़लातू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से फूटा शरार अफ़लातू। बेशक औरत, लड़की जो है वो सिन्फ़ नाजुक इसलिए है क्योंकि वो नाजुक है, बट ये समझ जाइए कि कमज़ोर नहीं है। हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं। आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फीमेल्स, आई एम माई सेल्फ अ वुमन। सो अभी इस सदी में हम फेमिनिज़म की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन सेफ्टी की भी बात करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना तो विमेन एम्पावर्ड हैं और ना ही विमेन सेफ है। ठीक है, घरों में देखिए, आप सड़कों में देखिए, आप प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए, इखलातो मर्द-ओ-ज़न होता है जिसकी इजाज़त हमें नहीं दी गई थी, विच इज़ वेरी बैड, एब्सोल्युटली बैड, एंड विच इज़ वायलेटिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ वुमन। जब अ वुमन इज़ नॉट कंफर्टेबल व्हेन अ मेल टचेस हर। लेकिन आप चाहे किसी भी ऐसी गाड़ी में चढ़े, उसमें अगर वो ओवर क्राउडेड नहीं भी है, तब भी जब आपको गाड़ी से नीचे उतरना है, आप टच कर लेते हो ऑपोजिट जेंडर को, विच इज़ रियली वेरी अनकम्फर्टेबल। बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, आई हैव फेस्ड इट, और जिसकी वजह से मुझे याद भी नहीं है मैंने बस में कब ट्रैवल किया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, फिर ऑटो में ट्रैवल करना, बाकी गाड़ियों में। लेकिन बेहतर है, अपनी इज्जत और अपनी इफ़्फ़त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जितनी भी, मैं पहले औरतों पे बात करूँगी, जितनी भी औरतें बैठी हैं,
मैं उन सब से इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये बात पूछूंगी, क्या सच में हम एम्पावर हैं? नहीं है, क्योंकि पहला जो इस्तेसाल है वो सुबह घर से ही शुरू होता है। आप लड़की हो, वो पहली बात, फिर जाके ससुराल में इसे लखन स्कूर आमद, हमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। हम एम्पावर कैसे होंगे जबकि औरत औरत पे जालिम है। सुबह गर्ल्स जब वर्किंग लेडी घर से निकलती है ना, पहली बात सास की होती है शाम नस्कज बजे, तब वो औरत एम्पावर होती है। तब उनको शर्म नहीं आती है जब फर्स्ट पे वही औरत अपनी सैलरी लाके उनको थमा देती है, उस मर्द के हवाले करती है, और उस मर्द को लेकिन तब ज़रूर शर्म आती है जब वो शाम को 6 बजे कर 5 मिनट पे घर आती है। क्यों? सोसाइटी में रह रहा है बंदा। मेरी बहन ने सच कहा कि एक औरत को मर्द की ज़रूरत है, लेकिन मेरी बहन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आप उस मर्द की एक्सेप्टेंस करोगे जो आपको शाम को थप्पड़ मार के बोले जाके अपने घर से हिस्सा लेके आओ? घर में ही देखें, जो ही हमारे घर बेटा पैदा होता है तो उससे पहले अगर हमारी बेटी होती है, बेटा हुआ, तो यूजुअली हमारी कश्मीरी लेडीज़ का रहता है वनाय शूब, फैमिली कंप्लीट होगी, नेचू जाव शूब आए। मतलब कहीं ना कहीं हम फ्रॉम द ग्रॉस रूट लेवल हम क्या करते हैं, अपनी ही बेटी को हम डिग्रेड करते हैं। हमारे घर में जब बेटा होता है या एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, हम एक बेटी को बोलते हैं जाके ज़रा भाई के लिए चाय बनाओ, भाई आया है थक के, या भाई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। हम कभी उस भाई को नहीं बोलते जाके ज़रा बहन के कपड़े प्रेस करो, जाके ज़रा बहन के लिए खाना बनाओ, आपकी बहन के एग्ज़ाम्स, या आपकी बहन, मतलब वी डू हैव अ साइकिल इन अ मंथ। हम कभी नहीं अपने भाई को ये एजुकेट करते हैं कि जाके ज़रा अपनी बहन को देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, गो एंड गेट समथिंग फॉर योर सिस्टर। ये क्या होता है कि हम पहले से ही वो बायसिज्म करते हैं, वो फेवरेटिज्म, वो जेंडर इनइक्वालिटी हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। अगर हम एक लड़के को पहले ही अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए ये रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें, मुमकिन है आगे जाके कहीं ना कहीं उसके कॉर्नर में, जहन के किसी न किसी कॉर्नर में आएगा, जब उसकी बीवी घर आएगी उसके जहन में रहेगा कि मैं अपनी बहन की रिस्पेक्ट करता था, मुझे अपनी बीवी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्यों लड़कियां पहले ही प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन छोड़ के चली आती है? पहले हमें उसको देखना है। क्यों वो बीच में ही स्टडी छोड़ के आती है? उसमें है वो कि अर्ली मैरिजेस, उनकी बात ना सुनना, पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनको, जैसे उन मैम ने कहा, उनको पहले ही कहा जाता है कि आपको दूसरे के घर जाना है, और जब वो जाती है शादी करके दूसरे के घर, वहाँ उनको बोलते हैं कि इसके साथ डिस्कशन मत करो, ये किसी और से घर आई है, ये चपराई लड़की है ये। तो हमारा वजूद कहाँ है? हम कहाँ रह रहे हैं? हम क्या ओजोन लेयर में हैं? ना वहाँ का अपना घर, वहाँ ज़िंदगी भर सुनो आप 30 साल के, इसको पराए घर जाना है। फिर जब फाइनली हम ससुराल पहुँचते हैं, वहाँ बोलते हैं इसके सामने कोई डिस्कशन मत करो, इशो लुकूर, ये दूसरी की बेटी है यहाँ पे। तो मसला ये है कि यहाँ पे पहले हमें सबसे पहले एक वूमेन को सही एजुकेशन देनी है, क्योंकि मदर्स लैब इज़ द फर्स्ट स्कूल। कल को जो माँ बनेगी तभी तो वो अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करेगी। तो वुमेन्स एजुकेशन इज़ मस्ट। तब से ही वुमेन की एम्पावरमेंट शुरू हो जाएगी। जब पहले हम उसको एजुकेट करेंगे तब वो एम्पावर हो जाएगी। When we talk about women empowerment, I believe that a woman is capable enough of empowering herself. Why do we have to wait for men to empower us? I don't understand that. So it's good if men empower if men can empower women. But एक woman को ये realize करना है that she is capable enough of empowering herself, be it at home or be it at her workplace. And I've had some very bad experiences, in my workplace where I was pulled down not by men but by women. So we forget that, being a woman, you need to sympathize with others, men as well as women. But what about those women? When you talk about women empowerment, it seems like there is a tug of war between men on the one hand and women on the other hand. To me, there is no tug of war. Even women can harass women, I have been harassed by my women
colleagues at my workplace more than by my men colleagues. So, we need to look deeper into things. The bottom line is a woman who belongs to this century is strong enough to empower her own self. Don't wait others, for others to empower you. You can do it. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स टुवर्ड वुमेन्स प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, तो मुझे बताइए कितने वुमेन्स ने रीच आउट किया होगा उस हेल्पलाइन नंबर्स में? बिकॉज देखा गया है कि उत्तर प्रदेश ले, बिहार ले, तो वुमेन को फ़ोन अलाउड नहीं होता बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस. क्या मुझे बता सकते हैं कोई दूसरा तरीका? बिकॉज दिस नॉट. आपके लिए यहाँ पे एक हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने बिलाल साहब, जिन्होंने गांव, मतलब मैं कहता हूँ कि गांव गली गली जाके लोगों को अवेयर किया है कि रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट. तो हम उसी से जानेंगे कि क्या कुछ किस जगह पे पहुँचा है वो इस हिसाब से. सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी ज़माने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे. वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है. मेरा नाम है बिलाल भट्ट, मैं एक समाजी कारकुन हूँ और उसके साथ साथ मैं एज ए कैंपेनर हूँ एट जम्मू एंड कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181. और 6.5 साल मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, तहसील तहसील मैंने जागरूकता चलाई. और जागरूकता का जो थीम था वो ये था कि ब्रेक योर साइलेंस, रेज योर वॉइस. सहना नहीं है, बोलना सीखो. इफ़ यू आर फीलिंग एनी वायलेंस, रिपोर्ट इट. और एक तादाद में बताना चाहूँगा, 6.5 लाख माँओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुँची. और हाल ही में मैंने एक स्पेशल कैंपेन चलाई कि सुसाइड इज़ नॉट अ सल्यूशन. हमारे बाकी अजला से जो परेशानी की खबरें मिली, चाहे हमारी माँ चाहे हमारी बहन सुसाइड पे आती हैं, दरिया पे आती हैं, ट्रेन के जद में आती हैं, गाड़ी के जद में आती हैं, अपने आप को हैंग करती हैं, मैंने उसके साथ ही कैंपेन चलाई कि सुसाइड इज़ नॉट अ सल्यूशन. आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने अभी कहा कि वुमेन हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल है, और आई एम हैप्पी कि इतने सारे वुमेन जो है उन्हें ब्रेक फ्री किया अपने डोमेस्टिक वायलेंस से. बट आई वांट टू आस्क, अगर वुमेन हेल्पलाइन अवेलेबल है, नोबडी इज़ आस्किंग कि वो अवेलेबल क्यों करनी पड़ी? Pre-marriage counseling is a term in psychology. It is very important. Pre-marriage counseling कश्मीर में नहीं होती है, कपल काउंसलिंग कश्मीर में नहीं होती है, देन फैमिली काउंसलिंग यहाँ पे नहीं होती है. ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल काउंसलिंग. तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी आलिम दीन को कंसल्ट कर सकते हैं. दे आर दी एक्सपर्ट्स. और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि एक इंसान को शादी या निकाह की ज़रूरत क्यों है, शादी का मकसद क्या है. पहला मकसद शादी का है सुकून हासिल करना और अल्लाह ताला को राज़ी करना, और बहुत सारे दीन तकमील को पहुंचता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन है सुकून हासिल करना. शादी का मतलब ही खुशी है. तो सबसे पहले समझिए शादी क्यों करनी है, और हाउ टू चूज़ योर स्पाउस. इंतखाब हमसर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने लाइफ पार्टनर से. आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और आपका मकसद ज़िंदगी होना चाहिए कि हम एक साथ जिएंगे, अप्स एंड डाउन्स को एक साथ फेस करेंगे. लाइफ पार्टनर है, शरीके हयात है, तो जो भी लाइफ में होगा सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे. इनफैक्ट कुरान पाक में इतनी सारी आयतें हैं तमाम रिश्तों के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा आयतें हैं मियाँ और बीवी के रिश्ते के बारे में. सबसे मुक़द्दस और सबसे मजबूत रिश्ता मियाँ और बीवी का है. तो जब मियाँ और बीवी का रिश्ता अच्छा होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस तो होगा ही नहीं, कोई जगह ही नहीं बचेगी. सो प्लीज़ फोकस ऑन प्री मैरिज काउंसलिंग. नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म हो रहा है. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मसलों मसाइल आला हुकाम तक पहुँचे, तो दिए गए सोशल मीडिया साइट पे राबिता कायम करें. इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.